हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। हमारा जो पहला वीडियो है वो लेके बच्चों साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है, जो 8 मार्क्स का आपका और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को हम 3 स्टेप में पढ़ने वाले हैं। इसका जो पहला स्टेप है वो हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। आपका इसका जो दूसरा स्टेप है वो हो जाएगा पादपों में समन्वय। पादपों में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। और जो हमारा तीसरा जो इसका हो जाएगा बिंदु या फिर पॉइंट है वो हो जाएगा आपका जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में हार्मोन। हम इस चैप्टर को 3 इन स्टेप में पढ़ने वाले हैं: तंत्रिका तंत्र, पादपों में समन्वय और जंतुओं में हार्मोन। ये जो तीनों स्टेप है, तो आज हम इस वीडियो में हमारा ये जो स्टेप है जंतुओं में हार्मोन, ये वाला पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपको छोटी कक्षाओं में थोड़ा बहुत आपने हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा। आपको पता होगा कि हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं, कहाँ से निकलते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ज़रूर होगा। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ से स्रावित होते हैं। यानी कि ये जो हार्मोन है, ये कहाँ से स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है वहाँ से स्रावित किए जाते हैं। यानी ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित किए जाते हैं। हमारे शरीर में काफ़ी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है बच्चों। दूसरी जो ग्रंथि है वो हो जाएगी आपकी पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। जो तीसरी जो आपकी ग्लैंड हो जाएगी या ग्रंथि हो जाएगी वो हो जाएगी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। और जो आपकी चौथी है वो हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। ये आपकी जो चौथी नंबर की जो ग्लैंड है वो हो जाएगी थायराइड ग्रंथि या फिर थायराइड ग्लैंड। और आपकी जो पांचवी ग्रंथि हो जाएगी वो हो जाएगी पैराथायरॉइड ग्रंथि या ग्लैंड, ठीक है बच्चों। छठी जो हो जाएगी वो हो जाएगी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। और ऐसे ही सातवीं हो जाएगी आपकी अग्न्याशय ग्रंथि। ऐसे ही 8 नंबर की जो ग्लैंड है आपकी वो हो जाएगी आपकी अधिवृक्क ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। और उसके बाद में आपकी जो 9 नंबर की जो ग्रंथि है वो हो जाएगी आपकी वृषण। और जो 10 नंबर की है वो हो जाएगी आपकी अंडाशय। बच्चों, आपकी बॉडी में, आपके जो शरीर में है, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ऐसे करके ये सारी जो ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है। इन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां मैंने नाम लिखी है, अगर इन ग्रंथियों से स्त्राव छोड़ा जाता है तो उस स्त्राव को हम हार्मोन बोलेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन कहाँ से निकलते हैं और हमारे शरीर में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। बच्चों, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है 10th की, उसमें ये सब इतनी सारी डिटेल्स नहीं दी गई है। इसमें हाइपोथैलेमस के बारे में नहीं बताया गया है, इसमें पैराथायराइड के बारे में नहीं बताया गया है, और इसमें ये थाइमस ग्रंथि के बारे में भी नहीं बताया गया, नहीं मेंशन किया गया इसमें। तो हम 1 बाय 1 इन ग्रंथियों के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी जो ग्रंथि आएगी उसका क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस सबसे पहले आ जाएगी। बच्चों, हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाती है? पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाती है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, उसके आपको पता है 3 पार्ट होते हैं ना। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, दूसरा हो जाएगा मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हो जाएगा हमारा पश्च मस्तिष्क। ये जो 3 पार्ट होते हैं ना, ये हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं। तो ये जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, इस अग्र मस्तिष्क में ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। यानी अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या पाई जाती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस ग्रंथि की स्थिति के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं।
मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। यानी हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं हम? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ग्रंथि है इनमें से, इनमें जो ये मैंने आपको ग्रंथियां बताई है ना, इनमें से एक ग्रंथि है जिनको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। और वो ग्रंथि कौन सी है? ये वाली पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। तो इस मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर कौन सी ग्रंथि है? ये वाली हाइपोथैलेमस है। तो आपको थोड़ा बहुत इसे पता चल गया होगा कि ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, जिसको मैंने मास्टर ग्रंथि बोला है, तो इस मास्टर ग्रंथि की मास्टर ग्रंथि कौन सी होगी? हाइपोथैलेमस। यानी ये हाइपोथैलेमस इस पीयूष ग्रंथि पे अपना कंट्रोल रखेगी, अपना जो नियंत्रण है वो इस पीयूष ग्रंथि पे रखने वाली है। यानी कि पीयूष ग्रंथि को ये ग्रंथि क्या निर्देश देती है? ये बोलती है कि आप अपना स्त्राव करिए और अपना स्त्राव छोड़िए। मतलब इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाएंगे ना पीयूष ग्रंथि के द्वारा, तो उन हार्मोनों पर नियंत्रण कौन सी ग्रंथि रखेगी? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि रखेगी। तो मैं इसका फंक्शन लिख देता हूँ, इसका कार्य लिख देता हूँ। इसका कार्य क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण यानी पीयूष ग्रंथि पे कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करेगी? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि करेगी। ठीक है बच्चों, अब इस हाइपोथैलेमस का मैं आपको कुछ और काम भी बताने वाला हूँ। अन्य कार्य है, अन्य कार्य यानी इसका जो मेन कार्य है ना, वो तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण। ठीक है, लेकिन इसके और भी कार्य हैं, जैसे हमारे खाने पीने का नियंत्रण। खाने पीने का नियंत्रण। ठीक है बच्चों, तो खाने पीने का नियंत्रण कौन कौन सी ग्रंथि करेगी? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही करेगी। इसके साथ में कुछ भावनाएं होती है ना, भावनाएं जैसे इमोशंस। ये इमोशंस है, कई प्रकार के इमोशंस हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे भय, क्रोध, है ना, प्रेम। ये जो इमोशंस है ना, इन इमोशंस पे भी कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करेगी? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि करने वाली है। तो खाने पीने का नियंत्रण, भावनाएं, है ना, इन सब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करेगी? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि करने वाली। इसके अलावा मैं एक काम और बता देता हूँ इसका, कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना, बीपी, ब्लड प्रेशर, यानी बीपी पे कंट्रोल भी कौन सी ग्रंथि करेगी? बीपी जो कंट्रोल करते हैं ना, वो वाली ग्रंथि कौन सी है? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। इसी के दौरान ना बीपी भी कंट्रोल की जाती है। तो इसका जो मेन कार्य मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसके जो अन्य कार्य हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, कि खाने पीने का नियंत्रण, भावनाएं, ना, जो जैसे भय, क्रोध, प्रेम, और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करेगी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करेगी। और इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है इसको। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं आपको अगली जो ग्रंथि है उसके बारे में बताऊंगा, और जिसका कि नाम है पीयूष ग्रंथि। ये वाली जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, इसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, इसका जो मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था कि ये हाइपोथैलेमस है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि ये मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर है। और मास्टर ग्रंथि कौन सी है? ये वाली पीयूष ग्रंथि। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? मास्टर ग्लैंड। यानी मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, इस पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल ये वाली हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। ठीक है, एक बच्चों बीच में थोड़ी सी बात और मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको, आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये इस पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण दो प्रकार के न्यूरो हार्मोन्स के द्वारा करते हैं। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मतलब दो प्रकार के हार्मोन हैं, पहला और दूसरा। पहला हार्मोन क्या हो जाएगा? मोचक हार्मोन, और दूसरा हो जाएगा निरोधी हार्मोन। बच्चों ये जो दोनों हार्मोन है ना, इन दोनों को हार्मोन को अपन न्यूरो हार्मोन बोलते हैं। न्यूरो हार्मोन, ये लो न्यूरो हार्मोन्स, ये दोनों के दोनों ना, ये न्यूरो हार्मोन्स है। यानी ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि इन दोनों न्यूरो हार्मोन्स की वजह से ही इस पीयूष ग्रंथि पे नियंत्रण करती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मोचक अपन ये बोल सकते हैं, ये रिलीजिंग हार्मोन है। ये रिलीजिंग हार्मोन है। ये मोचक हार्मोन का मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन। यानी इस हार्मोन के द्वारा पीयूष ग्रंथि को स्त्राव छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, बाध्य किया जाता है। और जो निरोधी हार्मोन है ना, इस
इस हार्मोन की वजह से पीयूष ग्रंथि का जो स्त्राव है उसको बंद करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाले दो हार्मोन है ना, ये न्यूरो हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा छोड़े जाते हैं, जो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे जो मैं पीयूष ग्रंथि बता रहा था आपको, जिसका नाम है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के द्वारा ना एक हार्मोन का स्त्राव किया जाता है, स्त्रावित हार्मोन, जिसका कि नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का मतलब क्या हो गया? वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। ठीक है बच्चों, यानी ये जो ग्रोथ हार्मोन है यानी कि वृद्धि हार्मोन है, ये कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। तो इस वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या हो जाएगा, इसका काम क्या हो जाएगा? तो आपको पता है, जैसे नाम से पता चलता है वृद्धि हार्मोन, तो ये हमारे शरीर में जो टिश्यू होते हैं, है ना, उनका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किसके द्वारा होती है? वृद्धि हार्मोन की वजह से ही की जाती है। तो वृद्धि हार्मोन की अगर मैं कार्य बताऊं तो ये क्या करते हैं हमारे शरीर में वृद्धि का कार्य, वृद्धि का, ठीक है, शरीर में वृद्धि का काम कौन करता है? ये वृद्धि हार्मोन भी करता है, ये वृद्धि हार्मोन ही करता है। तो बच्चों एक बात सुनो मेरी, कि जैसे ये वृद्धि हार्मोन है, अब आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, तो वृद्धि हार्मोन की वजह से आपको पता है ना कि लंबाई में ग्रोथ हो सकती है। अगर ये हार्मोन स्रावित किया जाएगा तो हमारी जो लंबाई है वो बढ़ सकती है। लेकिन यदि ये हार्मोन बहुत ज़्यादा स्रावित हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है, तो उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है, इसका क्या नाम है? महाकायता। ये जो महाकायता डिजीज है ना, ये इस वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावण की वजह से होती है। अतिस्रावण, ठीक है ना, हाइपर सिक्रेशन होता है ना, अतिस्रावण, उसकी वजह से कौन सा डिजीज हो जाता है? महाकायता हो जाता है। अब इस रोग में होता क्या है? इस रोग में ना मतलब शरीर है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, शरीर काफ़ी लंबा मतलब इतना लंबा हो जाता है कि वो खड़े खड़े पंखा भी खोल सकता है ना। तो इतना लंबा हो जाता है शरीर इस वृद्धि हार्मोन की वजह से। अब ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, उसका शरीर एक तरीके से बेडोल होता है। बेडोल यानी उसका जो शरीर कैसे हो जाएगा? बेडोल शरीर हो जाएगा। तो शरीर बेडोल हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा शरीर, खल्ली है ना अपना जो ग्रेट खल्ली, उसके जैसा हो जाएगा, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, इस महाकायता की वजह से, यानी ऐसे जो लोग हैं वो महाकाय व्यक्ति कहलाते हैं। ये किस तरीके से होता है? यदि ये ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है। इसके अलावा यदि इसका स्त्राव कम हो जाता है, यानी अल्प स्त्रावण हो जाता है, इसका अल्प स्त्रावण, तो आपको पता है अल्प स्त्रावण से भी एक डिजीज हो जाता है जिसका कि नाम है बोनापन। ठीक है बच्चों, तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? वृद्धि हार्मोन, और जिसके अति स्त्रावण से महाकायता रोग हो जाता है और अल्प स्त्रावण से बोनापन रोग हो जाता है। ठीक है बच्चों, और ये इस ग्रंथि का नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड है। बच्चों इसके अलावा इस ग्रंथि से और भी काफ़ी सारे जो हार्मोन है वो स्रावित किए जाते हैं, लेकिन बच्चों आपके जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको इतनी जानकारी काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चों आपको इतनी जानकारी ज़रूर याद रखनी है। ठीक है बच्चों, और ये पीयूष ग्रंथि आपको पता है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी कि ये पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। ठीक है बच्चों, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। तो ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है आपको पता चल गया, स्रावित हार्मोन के बारे में पता चल गया। तो ये बच्चों आपको पीयूष ग्रंथि जरूर समझ में आएगी। इसके अलावा अपन तीसरी जो ग्लैंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसका कि नाम है पीनियल ग्रंथि। क्या नाम है इसका? पीनियल ग्रंथि या पीनियल बॉडी। ठीक है बच्चों, ये जो पीनियल ग्रंथि है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। अब नीचे कौन सी ग्रंथि थी? ये पीयूष ग्रंथि, और हाइपोथैलेमस के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? ये पीनियल ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस के ऊपर स्थित होती है, ये हाइपोथैलेमस के ऊपर स्थित होती है। हाइपोथैलेमस के ऊपर कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? ये पीनियल ग्रंथि या पीनियल बॉडी स्थित होती है। इसका उपनाम भी है एक, इसका उपनाम क्या है? इसको अपन ये बोल सकते हैं तीसरी आंख। तीसरी आंख, तो बच्चों तीसरी आंख कौन सी ग्रंथि है? ये वाली पीनियल ग्रंथि है। ठीक है बच्चों, इस ग्रंथि का जो उपनाम मैंने आपको बता दिया ना इसका, तो इस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन मतलब इस ग्रंथि के द्वारा
कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो इस ग्रंथि के द्वारा मिलेटोनिन हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है? इस पीनियल बॉडी के द्वारा या पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जा रहा है इसका कार्य क्या हो जाएगा, उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन यानी इसका जो कार्य है वो क्या है मेलेटोनिन का? बच्चों आपका जो शरीर है, मतलब उसमें उसको पता है, शरीर को आपके शरीर को पता है कि आपको कब सोना है कब उठना है। ठीक है ना, मतलब जो रिदम बनाते हैं ना, जो आपका दैनिक जीवन में जो रिदम बनती है, कब सोना है, कौन सा काम करना है, कब करना है ना, कैसे करना है, तो जो दैनिक लय होता है, दैनिक लय, रोज का जो काम करने का जो रिदम है ना, उस रिदम को बनाए रखने का काम, उस रिदम को बनाए रखने का जो काम है, इस रिदम को बनाए रखने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? तो इस रिदम को बनाए रखने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? पीनियल ग्रंथि करती है। और पीनियल ग्रंथि किसके द्वारा करती है? अपने द्वारा स्रावित हार्मोन जिसका कि नाम है मेलेटोनिन। इस हार्मोन की वजह से ये वाला जो काम है ना, दैनिक लय को बनाए रखने का काम, वो कौन सी ग्रंथि करती है? ये पीनियल ग्रंथि करती है। ठीक है बच्चों, इसका एक दूसरा नाम और है जिसको अपन बोलते हैं मस्तिष्क की रेत। मस्तिष्क की रेत। मस्तिष्क की रेत कैसे बोलते हैं इसको? क्योंकि एक टाइम के बाद में ना इस ग्रंथि के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट है ना, वो एक टाइम के बाद में इस ग्रंथि के अंदर जमा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक टाइम के बाद में इस ग्रंथि के अंदर ये वाली जो चीज़ें ना ये जमा हो जाती है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? मस्तिष्क की रेत बोला जाता है। और इसका काम आपको जरूर समझ में आ गया होगा, हार्मोन कौन सा स्रावित किए जाते हैं वो भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में हम चलते हैं अगली जो ग्लैंड है अपनी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको जरूर पता चल गया होगा, सॉरी कैमरा हिल गया है। तो बच्चों इसके बाद हमारी जो 4 नंबर की जो ग्लैंड है उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। ठीक है बच्चों, ये जो थायराइड ग्रंथि है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो अभी मैंने आपको 3 जो ग्रंथियाँ बताई थी ना, वो तीनों ग्रंथियाँ तो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, लेकिन ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, ये हमारे कहाँ पाई जाती है? गले में। कहाँ पाई जाती है बच्चों? गले में पाई जाती है। गले में भी कहाँ पाई जाती है? हमारा जो कंठ होता है ना, कंठ व श्वास नली, कंठ व श्वास नली के संधि स्थल पर, यानी उसके जॉइंट पर पाई जाती है। कंठ यानी लेरिंग्स और श्वास नली यानी ट्रेकिया, यानी इन ट्रेकिया और लेरिंग्स के जॉइंट पर कौन सी संधि पाई जाती है? ये वाली थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इस थायराइड ग्रंथि की जो संरचना होती है ना, वो होती है बटरफ्लाई के आकार की, यानी तितली के आकार की होती है इसकी संरचना। कैसी होती है इसकी संरचना? तितली यानी बटरफ्लाई के आकार की। तो आपको अगर पूछा जाए कि बटरफ्लाई या तितली के आकार की कौन सी ग्रंथि होती है, तो कौन सी ग्रंथि होती है? ये थायराइड ग्रंथि आकार की होती है। ये थायराइड ग्रंथि होती है तितली के आकार की। तो जो कहाँ पाई जाती है? कंठ और श्वास नली के संधि स्थल पर पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आपको ये जरूर पता चल गया होगा। एक इसकी इंपॉर्टेंट बात तो है वो बता देता हूँ आपको, कि ये जो थायराइड ग्रंथि है ना, ये सबसे बड़ी अंतः स्रावी ग्रंथि है। तो अगर बात करूं तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये थायराइड ग्रंथि। ठीक है बच्चों, आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये थायराइड ग्रंथि। एक छोटी सी बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सी है? यकृत, यानी कि लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? ये वाली थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको डिफरेंस जरूर याद होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें वो तो हो जाएगी लीवर यानी यकृत। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? ये वाली, ये वाला जो लीवर है ना,
ये तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। अब इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। यानी कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो कौन सा हार्मोन है वो स्रावित किया जाता है, तो उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि के द्वारा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। ठीक है बच्चों, आपको जरूर समझ में आएगा ये। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उसका कार्य क्या हो जाएगा? तो उसका सबसे बड़ा कार्य है कि हमारे शरीर में वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और किसका? प्रोटीन का। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या करना? उपापचय करना। ये लो बच्चों, ये आपको मैंने इसका कार्य बता दिया है कि थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का क्या करना? उपापचय करना। इसका एक फंक्शन और बता देता हूँ जो आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ, कि जो आरबीसी होती है ना, लाल रक्त कणिकाएं, तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती है ना, उस लाल रक्त कणिकाएं के निर्माण को प्रेरित करना, यानी आरबीसी के निर्माण को भी प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है? उसका नाम हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन, जो कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है? ये वाला थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये वाली थायराइड ग्रंथि। तो बच्चों ये है। अब एक इसकी बात बताता हूँ आपको कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, ये थायरोक्सिन हार्मोन, ये आपको पता है ये इस वाली ग्रंथि से बनता है, इस थायराइड ग्रंथि से बनता है। लेकिन इस ग्रंथि को ये वाला थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, यानी इस ग्रंथि को ये वाला थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए एक तत्व की आवश्यकता होती है, एक एलिमेंट की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है आयोडीन। उसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडीन। ये जो आयोडीन तत्व है, आयोडीन के बारे में आपको पता है सबको, है ना? तो ये जो आयोडीन तत्व है, ये तत्व इस हार्मोन को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि इस ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता रहती है कि ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आई है आपको बात? यानी आयोडीन तत्व की आवश्यकता रहेगी इस ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो आयोडीन है, अगर ये इस ग्रंथि को नहीं मिलेगा ना, थायराइड ग्रंथि को नहीं मिलेगा, तो इस ग्रंथि की अनुपस्थिति, इस आयोडीन की अनुपस्थिति में ये थायराइड ग्रंथि है ना, वो क्या हो जाएगी? फूलने लगेगी। क्योंकि ये कंठ में पाई जाती है ना, सॉरी, कंठ और श्वास नली के संधि स्थल पर पाई जाती है, यानी गले में पाई जाती है ना। तो ये ग्रंथि क्या करेगी? आयोडीन नहीं मिलेगा तो फूलने लग जाएगी ऐसे। तो जब ये फूलने लग जाएगी तो मतलब गला ऐसे लटका हुआ या फिर फूला हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे या फिर ऐसे जो लोग हैं, अगर ऐसे आपको दिखें जिनका गला फूला हुआ है, तो हो सकता है कि उनमें एक डिजीज़ हो या फिर एक रोग हो, जिसका कि नाम क्या हो जाएगा? घेंगा या फिर गलगंड, या फिर इसको आप एक दूसरा नाम भी बोल सकते हैं जिसका कि नाम है सामान्य गोइटर। सामान्य गोइटर रोग, यानी घेंगा, गलगंड या सामान्य गोइटर, ये एक ही नाम है। मतलब आप इन तीनों को एक नाम, मतलब कोई सा भी बोल सकते हो आप नाम। तो ये आपको पता है ना, ये कब होगा? जब इस ग्रंथि को आयोडीन नहीं मिलेगा तो ये ग्रंथि फूलने लगेगी, तो जिससे गला अपने को फूला हुआ या लटका हुआ नजर आएगा। तो ऐसे इस रोग को क्या बोलते हैं? घेंगा, गलगंड और सामान्य गोइटर, एक ही नाम है ये। अब जैसे आपको पता है ना, ये एक प्रकार का स्थान विशेष रोग है। मतलब स्थान विशेष, कई मतलब विशेष स्थानों पर ही ये रोग हो जाता है। ये कहाँ हो जाते हैं? जैसे पहाड़ी इलाका है ना अपना, पहाड़ी इलाका, जो पहाड़ी इलाका होता है ना, उसमें क्या होता है कि ढलान होती है, स्लोप बनी हुई होती है। तो जब वहाँ पे स्लोप बनी हुई होती है ना, तो तब क्या होता है कि उनकी मिट्टी में, तो वहाँ की मिट्टी में क्या हो जाता है? आयोडीन की कमी हो जाती है। तो वहाँ की मिट्टी में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको मतलब पौधों के द्वारा या फिर जो भी वो चीज़ें खाते हैं उनमें उनको आयोडीन की कमी हो जाएगी, मतलब आयोडीन नहीं मिलेगा ढंग से। तो जब उनको आयोडीन नहीं मिलेगा तो ये ग्रंथि फूलने लग जाएगी, क्योंकि इसको तो आयोडीन चाहिए ये वाला हार्मोन बनाने के लिए। तो अब इसको आयोडीन नहीं मिल रहा है तो ये ग्रंथि फूलने लग जाएगी। तो वहाँ के लोगों में घेंगा, गलगंड या सामान्य गोइटर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। तो ये एक प्रकार का एंडेमिक रोग होता है, स्थान विशेष रोग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी थायराइड ग्रंथि। इसके बाद में जल्दी जल्दी मैं आपको और बाकी जो ग्रंथि है वो भी करवा देता हूँ। 4 नंबर तो हो चुके हैं ना हमारी, ये 5 नंबर ग्रंथि हो जाएगी पेरा
थायराइड, यह है यह ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। बच्चों मैंने अभी आपको एक ग्रंथि बताई है जो इस तरह की है, ठीक है, ये वाली जो ग्रंथि मैंने आपको अभी बताई है। तो इस ग्रंथि के पीछे की साइड, ऐसे पीछे की साइड है ना, संख्या में कितनी है? 4, 1 2 3 और 4, ये संख्या में 4 है ना, वो ग्रंथियां पाई जाती है इस थायराइड ग्रंथि के पीछे। यानी इस थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ है ना, कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? पैराथायराइड ग्रंथि, जो कितनी होती है? 4 होती है, या फिर उसको आप 2 जोड़ी भी बोल सकते हो ना, 2 जोड़ी। तो आप इसको 2 जोड़ी भी बोल सकते हो, आप इसको संख्या में 4 भी बोल सकते हो। तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? पैराथायराइड ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इस ग्रंथि का जो स्थिति है वो तो आपको पता चल गई होगी। अब इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो कौन सा है? इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया वो जाएगा पीटीएच, यानी पैरा हार्मोन, हार्मोन पीटीएच, यानी कि पीटीएच यानी कि पैराथार्मोन हार्मोन। ये कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? ये पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है बच्चों। आपको ये समझ में आया ना? तो जो पैराथार्मोन है इसका काम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो कार्य है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखो, कार्य यानी फंक्शन, इसका जो फंक्शन है वो हो जाएगा हमारे शरीर में, हमारे शरीर में कैल्शियम, कैल्शियम ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कैल्शियम के स्तर को, लेवल को बनाए रखना, बनाए रखना। यानी कि हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को बनाए रखने का काम किसका है? पैराथार्मोन का। अब पहले तो ये है कि कैल्शियम का स्तर है जो वो क्यों बनाए रख रहा है, ये हार्मोन है वो कैल्शियम के स्तर को या कैल्शियम के लेवल को क्यों मेंटेन कर रहा है? रीजन क्या है? क्योंकि कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम आयन, वो हमारे हड्डियाँ, आपको पता है ना, हमारे जो शरीर की हड्डियाँ हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर की जो अस्थियां हैं, बोन हैं, उनको उनको उनके विकास के, उनके डेवलपमेंट को अगर कौन सा मतलब आयन कंट्रोल करता है, मतलब हमारी जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम आयन की वजह से ही तो कंट्रोल हो रही है, ठीक है। यानी हमारी हड्डियों को मजबूती, हमारी हड्डियों का जो विकास है वो कौन से आयन की वजह से होता है? कैल्शियम की वजह से होता है ना। इसके साथ में आपको पता है फॉस्फेट की वजह से भी होता है, थोड़ी मात्रा में फॉस्फेट भी से होता है, बट मोस्टली किसके द्वारा होता है? कैल्शियम के द्वारा होता है। तो हमारे हड्डियों का विकास कैल्शियम के द्वारा होता है, तो कैल्शियम का लेवल है वो हमारे शरीर में रहना चाहिए एनी टाइम। तो ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन क्या करता है? हमारी जो आंतें होती है ना, आंत्र आंत्र, उससे कैल्शियम है ना, कैल्शियम उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, यानी अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उसको शरीर से बाहर नहीं निकलने देता। तो जब कैल्शियम हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर के अंदर ही रह जाएगा, और हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो हमारी हड्डियां हैं ना, उनका विकास ढंग से होगा। इसके साथ में हमारी जो मांसपेशी है ना, मसल्स, कई प्रकार की मसल्स पाई जाती है हमारी बॉडी में। तो ये जो मांसपेशी है ना, मसल्स, ये जो मसल्स है इनके मूवमेंट के लिए, मतलब इनको गति करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब कैल्शियम तो हमारे शरीर में काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में ये वाला हार्मोन कैल्शियम के लेवल को लगातार बनाए रखता है। यानी इसकी अगर कमी हो जाएगी ना पैराथार्मोन की, तो हमारे शरीर से कैल्शियम बाहर निकलता जाएगा, तो हमारे शरीर में कैल्शियम बचेगा ही नहीं, तो हमारे शरीर में एक रोग हो जाएगा जिसका कि नाम हो जाता है टी-टेनी रोग। कौन सा रोग हो जाता है? टी-टेनी रोग हो जाता है। यानी पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? टी-टेनी रोग हो जाता है। अब बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं और उसकी कमी से कौन सा रोग हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैं आपकी अगली जो ग्रंथि है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पैराथायराइड के बाद में हो जाएगी अपनी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, मतलब इतनी सी जगह है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको आराम से बता दूंगा। एक सेकंड। जो थाइमस ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है? पहले तो अपन इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो थाइमस ग्रंथि है वो हमारे वक्स गुहा में पाई जाती है। वक्स गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी,
हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, यानी हमारी जो चेस्ट वाला जो पार्ट होता है ना हमारा, ठीक है ना, तो वहाँ तक की जो गुहा है, कैविटी है, उसको अपन वक्स गुहा बोलते हैं। तो इस वक्स गुहा के अंदर आपको पता है ना क्या पाए जाते हैं, फेफड़े होते हैं ना हमारे, फेफड़े, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं ना। तो ये जो फेफड़े हैं हमारे, ये लो, ये जो फेफड़े हैं, ये डायग्राम तो अच्छा नहीं बना है बट कोई ना, अपन को काम चलाना पड़ेगा। तो ये जो हमारे फेफड़े हैं ना, इन इन दोनों फेफड़ों के बीच में, ठीक है, इन दोनों फेफड़ों के बीच में और एक हमारे अस्थि पाई जाती है, एक हड्डी होती है हमारे अंदर, यही वक्स को में एक हड्डी होती है जिसका नाम है उरोस्थी, उरोस्थी, उरोस्थी यानी स्टर्नम। ये लो, ये जो हड्डी है उरोस्थी, इस हड्डी के पीछे और दोनों फेफड़ों के बीच में कौन सी ग्रंथि स्थित रहती है, ये वाली थाइमस ग्रंथि स्थित रहती है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा ना। तो इस थाइमस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन कौन सा स्रावित किए जाते हैं, ये तो बात थी कि हमने इसकी स्थिति बता दी, लेकिन इसके द्वारा हार्मोन कौन सा स्रावित किए जाते हैं, तो इसके द्वारा हार्मोन जो स्रावित किए जाते हैं उसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन नाम से ही पता चल रहा है, थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्रावित किया जाएगा, का स्राव किया जाएगा। अब इस थाइमोसिन हार्मोन का क्या काम हो जाएगा, इस थाइमोसिन हार्मोन का जो काम है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका कार्य थाइमोसिन हार्मोन का, इसका जो काम है वो हो जाएगा, ये जो हार्मोन है ना, ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित है। ये हार्मोन किससे है, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, हमारी जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है ना, उसको अपन प्रतिरक्षा बोलते हैं। तो जो प्रतिरक्षा है उससे संबंधित कौन सा हार्मोन हो जाएगा, थाइमोसिन। यानी कि ये जो ग्रंथि होती है ना, थाइमस ग्रंथि, ये ग्रंथि किससे संबंधित है, प्रतिरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगी ये, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी से संबंधित है। एक बात बताता हूँ इसकी, थाइमस ग्रंथि की, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे का जब जन्म होता है तो ये थाइमस ग्रंथि उल्टे हार्ट शेप में, किसमें, उल्टे, ऐसे ऐसे मान सकते हो आप इसको, तो उल्टे जो हार्ट शेप है ना, हार्ट जिसको बोलते हैं हृदय, तो जो उल्टा हार्ट है ये उसके आकार की ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि बच्चों के अंदर। ठीक है, ठीक है, हार्ट है तो उल्टा जो हार्ट है उसके आकार की ग्रंथि होती है बच्चों के अंदर। लेकिन जब से ही बच्चा यौवनावस्था में आता है, यौवनावस्था, प्यूबर्टी एज में आता है, ठीक है, जवान होने लगता है, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगी ग्रंथि। मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये ग्रंथि ऐसे रिड्यूस होने लग जाएगी, छोटी होने लग जाएगी आकार में, ठीक है, साइज में छोटी होने लग जाएगी। अब जैसे ही वो यौवनावस्था से किस में आ जाएगा, वृद्धावस्था में, ठीक है, वृद्ध होने लगेगा वो। तो जैसे ही वो वृद्ध होने लगेगा तो ये ग्रंथि इतनी छोटी सी रह जाएगी कि बस एक डोरी की समान शेष रह जाएगी। डोरी होती है ना, एक डोरी बोल सकते हो, एक तंतु बोल सकते हो, तो एक डोरी की या तंतु के समान ही शेष रह जाती है। अब एक चीज आप सोचो, एक बात सोचो आप, कि जैसे बच्चों में क्या था, ये इतनी बड़ी थी, ठीक है, जैसे ही वो जवान हुआ तो उसमें ये आकार में कमी आने लगी, और जैसे ही वो वृद्ध हुआ, बूढ़ा हो गया वो, तो उसके आकार में इतनी कमी आ गई कि वो सिर्फ एक डोरी जैसा ही दिखने लग गई, ये ग्रंथि एक डोरी के समान ही दिखने लग गई। इसका मतलब जब बच्चा था तो उसमें प्रतिरक्षा अच्छी थी, जब जवान हुआ तो प्रतिरक्षा थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, जब वृद्ध हुआ तो प्रतिरक्षा क्या होगी, एकदम से कम हो गई। जैसी तो ना कि जो वृद्ध लोग होते हैं ना, उसमें जो इम्यूनिटी पावर होते हैं बहुत कम हो जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो ग्रंथि है इसके कम होने का, रिड्यूस होने का जो मेन कारण है ना, वो क्या हो जाएगा, वृद्ध होना भी हो जाता है। यानी वृद्धावस्था की निशानी है कि ये ग्रंथि धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। ऐसा कुछ थ्योरीज का मानना है, कुछ लोगों का मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ये सब। ठीक है, तो बच्चों आपको ये थाइमस ग्रंथि समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ अगली जो ग्रंथि है उसके बारे में। ठीक है, अपनी जो अगली ग्रंथि है कितनी हो गई है, 6 हो चुकी है। तो अभी 7 नंबर की बात कर लेता हूँ मैं। ये 7 नंबर जो ग्रंथि है, थाइमस तक आगे ना, अब उसके बाद बात करेंगे अग्न्यास्य ग्रंथि। अग्न्यास्य ग्रंथि यानी पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है बच्चों, ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है ना, ये पहले तो अपन ये देखेंगे कि ये कहाँ पाई जाती है। तो बच्चों ये हमारे उदर गुहा के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सॉरी, उदर गुहा के
उदरगुहा में। ये हमारे कहाँ पास जाती है? उदरगुहा में। जो हमारे स्प्लीन होती है ना, स्प्लीन, उसके आसपास ये स्थित होती है। तो हमारे स्प्लीन या फिर जो तिल्ली अपन इसको बोल सकते हैं, तो तिल्ली के आसपास कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? ये अग्न्याशय ग्रंथि स्थित होती है। ये जो अग्न्याशय ग्रंथि है ना, ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी होती है? ये मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी ये एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड है। अब इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ग्रंथि है ना, ये दो तरीके से व्यवहार करती है। एक तो ये व्यवहार करेगी अंतस्रावी ग्रंथियों की तरह, और एक ये ग्रंथि व्यवहार करेगी बहिस्रावी ग्रंथियों की तरह। मतलब ये इसके डबल रोल है। एक तो ये अंतस्रावी ग्रंथियों की तरह व्यवहार करेगी, दूसरा ये व्यवहार करेगी बहिस्रावी ग्रंथियों की तरह। अब मैंने आपको अभी पीछे शुरुआत में बताया था कि जब अंतस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है तो इसके द्वारा क्या स्रावित किए जाते हैं? हार्मोन। और जब भी बहिस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है तब इसके द्वारा एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, है ना। इसके डबल रोल हो गए ना। देखो, एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये हार्मोन तो जैसे जैसे अपन हमें जैसे क्या होता है कि अंतस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है तब तो ये हार्मोन छोड़े जाते हैं। और एंजाइम कब छोड़ती है? जब पाचन क्रिया चलती है ना, पाचन क्रिया, है ना। हम डाइजेशन जो सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो उस पाचन क्रिया के दौरान ये हार्मोन भी छोड़ती है। तो हम उसकी जो बहिस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे उस टाइम पे। अभी हम सिर्फ अंतस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं, तो उसी की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे देखो, ये जो ग्रंथि होती है ना, इस ग्रंथि में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। 3 प्रकार की सेल्स, 3 प्रकार की कोशिकाएं। इस ग्रंथि में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यानी इस ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली जो कोशिका हो जाएगी वो हो जाएगी अल्फा कोशिका। कौन सी हो जाएगी? अल्फा कोशिका। दूसरी जो कोशिका है वो हो जाएगी इसकी बीटा कोशिका। और 3 नंबर जो कोशिका है वो हो जाएगी डेल्टा कोशिका। ठीक है बच्चों। तो ये 3 प्रकार की जो सेल्स हैं वो कौन सी कोशिका, कौन सी ग्रंथि में है? इस अग्न्याशय ग्रंथि में। अब मैंने इन सेल्स के बारे में आपको क्यों बताया? क्योंकि इन सेल्स के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं अल्फा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बीटा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेल्टा। ओके। तो जो अल्फा कोशिका है उसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जिसका कि नाम है ग्लूकेगोन। कौन सा हार्मोन है? इस अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। और ये जो बीटा कोशिका है इसके द्वारा स्रावित किया जाएगा इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। और जो तीसरा डेल्टा कोशिका उसके द्वारा हार्मोन हो जाएगा सोमेटोस्टेटिन। ठीक है बच्चों। देखो, मैंने आपको 3 कोशिका बताई है और तीनों कोशिका से 3 हार्मोन छोड़े जा रहे हैं। देखो, पहला हो जाएगा ग्लूकेगोन, दूसरा हो जाएगा इंसुलिन, और तीसरा हो जाएगा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो ये 3 हार्मोन है, ये इन तीनों कोशिका के द्वारा छोड़े जाते हैं, स्रावित होते हैं। अब तीनों का अलग अलग कार्य है, ठीक है। जैसे ग्लूकेगोन हार्मोन का क्या कार्य हो जाएगा? हमारा जो रक्त है ना शरीर में, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है हमारे शरीर में। तो हमारे रक्त में जो शुगर होता है ना, शर्करा, शुगर को क्या बोलते हैं? शर्करा। हमारे शरीर में रक्त के अंदर इस शर्करा की मात्रा को क्या करना? बढ़ाना। शर्करा की मात्रा को क्या करना? बढ़ाना। तो हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का काम किसका है? ग्लूकेगोन हार्मोन का। हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उस रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने का काम किसका है? ग्लूकेगोन हार्मोन का होता है, ठीक है। तो ये ग्लूकेगोन हार्मोन का कार्य समझ में आया। इंसुलिन हार्मोन का कार्य यहाँ बता देता हूँ। जो हमारा रक्त है उसमें शर्करा का जो लेवल है ना, स्तर, शुगर का जो लेवल है उसको क्या करना? कम करना। उसको क्या करना? कम करना। और यहाँ पे एक सोमेटोस्टेटिन है हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? इन ऊपर वाले दोनों हार्मोन पे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। यानी ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ना, ये ऊपर वाले दोनों हार्मोन पे क्या करेगा? कंट्रोल करता है। तो ये इन दोनों के मध्य एक तरीके से बिचौलिए का काम करता है। किसका काम करता है? बिचौलिए का काम करता है, ठीक है। मध्यस्थ का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, ठीक है।
तो ये ऊपर वाले दोनों हार्मोन आपको समझ में आए और ये तीसरा हार्मोन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक चीज़ देखो कि यदि हमारा रक्त है, उस रक्त के अंदर शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है ना, काफ़ी बढ़ जाता है। अब ऐसी कंडीशंस में एक रोग हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है, और जिसका क्या नाम है, मधुमेह है। कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह है, जिसको अपन अपनी जो लैंग्वेज उसमें अपन शुगर ही बोलते हैं, उसको बोले शुगर हो गया, यानी शुगर हाई हो जाता है ना, उस जो शुगर हाई हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शुगर हो गया, है ना। तो ये शुगर का मतलब है ये मधुमेह रोग हो जाता है। कब हो जाता है, जब हमारे रक्त में क्या बढ़ जाता है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो उस कंडीशन में कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ मेलिटिस रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, डायबिटीज़ मेलिटिस, डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है बच्चों, अब ये डायबिटीज़ मेलिटिस है, इसके साथ में एक डायबिटीज़ इंसिपिडस भी होता है, इंसिपिडस। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, याद रखना। मधुमेह में तो मधुमेह क्या होता है, डायबिटीज़ मेलिटस, और डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं पोलीयूरिया, यानी मूत्रलता। ठीक है, पोली यानी बहु, तो बहुमूत्रलता। ठीक है बच्चों, बहुमूत्रलता यानी डायबिटीज इंसिपिडिस का मतलब क्या होता है, बहुमूत्रलता या बहुमूत्रता, जिसको आप बोल सकते हो बहुमूत्रता भी बोल सकते हो। आप इसको बहुमूत्रता बोल दो, वो सही रहेगा, बहुमूत्रता। यानी हमारे शरीर में क्या होता है, जितना भी हम पानी पीते हैं ना, वो पानी क्या करता है, किडनी मतलब अगर ढंग से काम नहीं कर रही है हमारी, तो वो पानी ऐसे कैसा, ठीक है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है ना। तो बार बार बहुत सारा पेशाब आना, वो मतलब कौन सा डिजीज़ होता है, बहुमूत्रता होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडिस बोला जाता है। और ये डायबिटीज़ मेलिटिस क्या होता है, मधुमेह होता है। दोनों अलग अलग है ना, आपको ज़रूर ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी ग्रंथि थी, ये वाली ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि, कौन सी, अग्न्याशय ग्रंथि होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट कितनी हो गई, 7 हो गई ना। 8 नंबर की जो ग्लैंड है उसका नाम हो जाएगा अपना अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि यानी एडरिनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा। अब ये अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, हमारी जो किडनी होती है ना, हमारी जो किडनी होती है, ये वाली किडनी, इस किडनी के ऊपर ऐसे एक टोपीनुमा आकृति की एक ग्रंथि पाई जाती है। देखो नाम से ही पता चल जाएगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और देखना भी। अधि का मतलब होता है ऊपर, अधि का मतलब क्या होता है, ऊपर, और वृक्क यानी क्या होता है, किडनी, है ना। तो किडनी के ऊपर, तो किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि स्थित रहती है, अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। वैसे तो हमारे शरीर में काफ़ी रोल है इस ग्रंथि का, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी ग्रंथियाँ इंपॉर्टेंट है, बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस ग्रंथि के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जिसका कि नाम है एड्रीनेलिन व नोर एड्रीनेलिन। ठीक है बच्चों, मतलब एड्रीनेलिन और नोर एड्रीनेलिन ये 2 प्रकार के हार्मोन, ये पहला और ये दूसरा। ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, इस एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इन दोनों हार्मोन को अपन आपातकालीन हार्मोन बोल सकते हो। इन दोनों हार्मोन को क्या बोल सकते हो आप, आपातकालीन हार्मोन बोल सकते हो। आपातकालीन क्यों बोला, जैसे मान लो कोई भी इमरजेंसी घटना हो जाती है, मतलब कोई भी इमरजेंसी घटना, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई मतलब दुखद घटना हो जाती है, तो उस समय ये दोनों हार्मोन हमारी काफ़ी मदद करते हैं। हमें हमारे शरीर पे कंट्रोल मतलब ये हमारे शरीर पे क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। मतलब हमें हमारे काफ़ी लॉस ना हो जाए, हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाए, काफ़ी लॉस नहीं हो जाए,
किसी भी चीज़ का लॉस नहीं हो जाए हमारे शरीर में, तो उस टाइम क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, काफ़ी रोल प्ले करते हैं। अब जैसे हमारी दुखद घटना हो जाती है, उस समय हमारी क्या हो जाती है, हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन है ना, वो बढ़ जाती है। तो जब हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, मतलब ये जो हार्मोन है ना, ये हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। या फिर हमारी आंखों की जो पुतलियाँ हैं ना, आंखों की पुतलियाँ, अरे हमें कोई इमरजेंसी घटना होती है, हमें कोई दुखद घटना का पता चलता है, तो हमारी आंखों की जो पुतलियाँ हैं वो ऐसे चौड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो हार्ट बीट बढ़ाना, आंखों की पुतलियाँ मतलब चौड़ा करना, ठीक है, ये तो इस हार्मोन की वजह से होता है, एड्रेनलिन। लेकिन ये हार्मोन इसके उल्टा हो जाता है। अब ये हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, तो ये क्या कर देगा, हार्ट बीट को कम कर देगा। आंखों की पुतली को ये चौड़ा करा था, तो ये आंखों की पुतली को क्या कर देगा, मतलब सिकोड़ देगा। मतलब ये उसके एकदम विपरीत काम कर रहा है। मतलब ये दोनों हार्मोन है ना, ये दोनों हार्मोन आपातकालीन हार्मोन्स कहलाते हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको ये? तो एक दूसरे के विपरीत भी काम कर रहे हैं, और ये आपातकालीन स्थितियाँ होती हैं ना, हमारे इमरजेंसी स्थितियाँ, कंडीशंस, उसमें काम करते हैं। तो वैसे तो इसके और भी बहुत सारे काम है, कार्टिसोल वगैरह भी इसी एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो एक तरीके से उसको अपन क्या बोलते हैं, तनाव हार्मोन बोलते हैं। बट आपके इतने लेवल का है नहीं, आपका जो सिलेबस है, तो आपको इतना जानकारी ज़रूरत, इतनी मतलब उस जानकारी की ज़रूरत नहीं है। इनफ है आपके लिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ आपके लेवल के अनुसार इतनी बहुत है आपके लिए। तो ये एड्रेनल ग्रंथि थी, आपको पता चल गया कि इसकी स्थिति, हार्मोन कौन से स्रावित किए जाते हैं, हार्मोन का काम क्या होता है, और कौन से हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन बोला जाता है। ओके बच्चों, उसके बाद में जो आपकी 9 नंबर की ग्रंथि है, और यहीं मैं बता देता हूँ आपको 10 नंबर की ग्रंथि। 9 नंबर की जो ग्रंथि है उसका नाम है वृषण यानी कि टेस्टिस, और जो 10 नंबर की ग्रंथि है उसका नाम हो जाएगा अंडाशय यानी कि ओवेरी। ठीक है बच्चों, तो ये जो वृषण होता है ये नर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, नर में, यानी मेल में। मेल नर, आप समझते हो ना, नर के अंदर या फिर मेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, वृषण। लेकिन जो अंडाशय है वो किस में पाई जाती है, मादा में, यानी फीमेल के अंदर। तो नर में तो पाए जाते हैं वृषण, और मादा में पाए जाते हैं अंडाशय। ठीक है बच्चों, ये भी एक जोड़ी होता है। वृषण कितने होते हैं, एक जोड़ी, और अंडाशय भी कितने होते हैं, एक जोड़ी, 1 पेयर, या संख्या में 2 आप इसको बोल सकते हो। तो वृषण भी एक जोड़ी होते हैं, अंडाशय भी एक जोड़ी होते हैं। वृषण नर में पाए जाते हैं, अंडाशय मादा में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो वृषण क्या होते हैं, उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर, ठीक है, और वृषण कोश में स्थित होते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल देता हूँ। उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्या स्थित होते हैं, वृषण, यानी उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ये टेम्परेचर मेंटेन के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो वृषण है वो वृषण कोश के बाहर, उदर गुहा के बाहर और वृषण कोश में स्थित रहे। लेकिन जो अंडाशय होते हैं ना, वो कहाँ स्थित रहते हैं, उदर गुहा में। कहाँ स्थित रहते हैं, उदर गुहा के अंदर ही स्थित रहते हैं, और वह भी एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने। अब टेस्टिस का काम क्या होता है, मतलब इसके द्वारा हार्मोन कौन सा स्रावित किए जाते हैं। तो जो टेस्टिस या वृषण है उसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है जिसका क्या नाम है, एंड्रोजन। क्या नाम है, एंड्रोजन। देखो मैंने अब नाम लिखा है यहाँ पे, एंड्रोजन। इस एंड्रोजन को आप टेस्टोस्टिरोन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन को क्या बोल सकते हो आप, टेस्टोस्टिरोन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब एंड्रोजन को ही टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, आपको ये ध्यान रखना है बात। और एंड्रोजन का यहाँ पे एक सिमिलर सा मतलब फोनेटिक इसका आता है, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, एस्ट्रोजन हार्मोन जो इसके द्वारा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना आपको ही। तो एंड्रोजन हार्मोन के बारे में अपन बात कर लेते हैं, इसका जो फंक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मेल के अंदर पाया जाता है, आपको पता है टेस्टिस, ठीक है, तो ये हार्मोन भी मेल के अंदर ही काम करेगा। तो ये जो एंड्रोजन है ये नर के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। बच्चों यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं नेक्स्ट पेज के अंदर ही बताऊंगा आपको। यहाँ पे बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन की, टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन को पहले तो अपन बोल सकते हैं कि नर लिंग हार्मोन। तो आपको याद रखना है नर लिंग हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, अब इस हार्मोन का जो फंक्शन, उसका कार्य है वो क्या है कि नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करना, विकास करना। इस हार्मोन का काम है द्वितीयक लैंगिक। अब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, जैसे नर के अंदर दाढ़ी मूंछों का आना। क्या आना, नर के अंदर दाढ़ी मूंछों का आना। तो नर के अंदर दाढ़ी मूंछों का आना किस हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। इसके बाद में देखो अगली बात, आगे की बात कर लेते हैं कि जैसे नर के अंदर क्या होता है, आवाज़ उनकी क्या होती है, भारी होती है ना, आवाज़ भारी होना, डीप वॉइस। तो आवाज़ का भारी होना, डीप वॉइस होना, वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। आपने देखा होगा नर के जो कंधे हैं, कंधे वो भी क्या होते हैं, चौड़े होते हैं ना प्यूबर्टी एज के बाद। तो नर के कंधे हैं वो चौड़े होना, वो भी कौन से हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। इसके अलावा मेन जो एक बात और है वो है उग्र स्वभाव उनका। क्या करना, सॉरी ये स्वभाव लिख दिया गया मैंने, स्वभाव। अरे एक तरीके से ऐसे देखो आप, उग्र स्वभाव भी किसकी वजह से होता है, ये उग्र स्वभाव होता है ना कि अरे एक बच्चा होता है वो प्यूबर्टी एज आने के बाद में क्या करता है, माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करने लगता है और काफ़ी चीज़ों की डिमांड करने लगता है कि मुझे ये चाहिए, बाइक चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ना। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, नरलिंग हार्मोन होता है। ठीक है बच्चों, और साथ में ये टेस्टोस्टेरोन है ना, ये शुक्राणु निर्माण में भी क्या करते हैं, सहायक होते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ अंडाशय के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, अंडाशय संख्या में 2 होते हैं, एक जोड़ी होते हैं और उदर गुहा के अंदर ही स्थित रहते हैं और मादा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इनके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन का स्त्राव किया जाता है। पहला हो जाएगा एस्ट्रोजन। अब देखो बच्चों ये नाम आ गया ना एस्ट्रोजन, देखो ये एस्ट्रोजन था और इस टेस्टोस्टेरोन को मैंने बोला था एंड्रोजन। फर्क है ना एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन और एक और हार्मोन है जिसका कि नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है बच्चों, तो इसके द्वारा ये पहला है और ये दूसरा हार्मोन है, कौन सा हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम है, एस्ट्रोजन हार्मोन ये एक तो ये करता है कि फीमेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है इसी की तरह। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से, जैसे महीन आवाज़, महीन आवाज़ यानी हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस। अब जैसे महीन आवाज़ होती है, जैसे फीमेल की क्या होती है, आवाज़ कैसी होती है, महीन होती है, एकदम से तीक्ष्ण आवाज़ होती है ना, तीक्ष्ण एक तरीके से चुभने वाली आवाज़ होती है ना। तो वो हाई पिच वॉइस किसकी वजह से होती है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। साथ में फीमेल के अंदर जो मेमल्स ग्लैंड होती है ना, मेमल्स ग्लैंड यानी कि स्तन जो ग्रंथियाँ होती है, स्तन ग्रंथियों का विकास, ये स्तन ग्रंथियों का विकास भी किस हार्मोन की वजह से होता है, ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है। तो बच्चों आपको ये जरूर समझ में होगा ना एस्ट्रोजन हार्मोन का फीमेल के अंदर क्या काम होता है। तो ये वाला काम होता है कि महीन आवाज़ होना, उसकी मेमल्स ग्लैंड का विकास होना, ये जो काम है ये एस्ट्रोजन के ही होते हैं। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको अपन बोल सकते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन। तो प्रेगनेंसी हार्मोन किसको बोला जाता है, प्रोजेस्टेरोन को बोला जाता है। अब इसको प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है वो होता है 9 महीने का, 9 माह का। लेकिन 9 माह तक, अब जैसे आपको मैं यहाँ पे एक डायग्राम बता देता हूँ। ये ओवेरी होती है बच्चों, ओवेरी, ठीक है। यहाँ पे अंडा से भी होता है, ओवेरी यहाँ होती है। एक बार थोड़ा सा आप ध्यान रखो, डायग्राम तो ऐसे ही बनाए। ये वाली जो गर्भाशय है, ये गर्भाशय होता है बच्चों, ये गर्भाशय की आंतरिक गुहा है ये वाली। तो इस गुहा से
इस गुहा से इस तरीके से, ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को या भ्रूण को ऐसे इस गर्भाशय की गुहा में चिपकाए रखने का काम है ना, चिपकाए रखने का, यानी इसका परिरक्षण करना, एक तरीके से देखभाल। यानी ये भ्रूण है और ये गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से चिपका हुआ है ऐसे। तो इस गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से भ्रूण को चिपकाए रखने का काम किसका होता है? प्रोजेस्टेरोन। यानी कि ये इस भित्ति का भी ध्यान रखता है कि ये भित्ति डैमेज नहीं हो जाए, है ना, क्षतिग्रस्त नहीं हो जाए, ताकि अगर ये हो जाएगा तो ये तो 9 महीने से पहले ही डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये 9 महीने तक बच्चे इस भ्रूण का क्या करता है? देखभाल करता है। यानी भ्रूण के परिरक्षण में 9 माह तक किसके? भ्रूण के परिरक्षण में सहायक। तो भ्रूण के परिरक्षण में सहायक कौन सा हार्मोन होता है? ये वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो बच्चों आपको ये जरूर समझ में होगा, हमने अभी 10 ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये ग्रंथियाँ समझ में आई है कि नहीं आई है? बच्चों वैसे मैं आपको बोर्ड भी पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी क्या है कि मैं कहीं और आया हुआ हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे बोर्ड वगैरह है नहीं, तो मैंने थोड़ा सा इंतज़ाम करके आपके लिए एक वीडियो बनाया है। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो वो आपको बोर्ड पे ही बताऊँगा। तो आप थोड़ा सा फिर भी आपको अगर ज़रूर समझ में आया है ये वाली जो ग्रंथ्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और ये वाला चैप्टर करवा दूंगा और उसके बाद में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी आप मुझे बता देना। तो ओके बच्चों, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।